हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद 1 से 4 तक अध्ययन करेंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सभी को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो भाग 1 होता है, ठीक, आज हम लोग भारतीय संविधान का जो भाग 1 है इसको पढ़ेंगे। ठीक, भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल 1 से 1 to 4 तक होता है। ठीक, तो पहला जो हमारा भाग है उन सभी को देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो इसमें पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद हमारा यह कहता है, यानी अनुच्छेद हमारा पहला यह कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, यानी संघ का नाम क्या होगा, राज्य क्षेत्र क्या होगा, कैसा होगा, इसका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 1 में है। ठीक, और एक अनुच्छेद में और क्या कहा कि भारत जो है अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, राज्यों का संघ मतलब क्या होता है भाई, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट होता है। ठीक, राज्यों का संघ होगा भारत। ठीक, तो यही अनुच्छेद 1 में कहा गया क्या है, भारत यानी अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक, अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यों का संघ जो है किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो आप बताएंगे किसमें, अनुच्छेद 1 में। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, दूसरा हमारा अनुच्छेद कहता है, दूसरा अनुच्छेद में जो है किसका वर्णन किया गया है कि जैसे भारत में किसी भी नए राज्यों का क्या किया गया है, प्रवेश किया गया है या तो फिर स्थापना है, इसकी व्यवस्था किसमें किया गया है, आर्टिकल 2 में किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत किस अनुच्छेद के तहत किसी नए राज्यों का क्या करता है, प्रवेश करता है, या किस किस आर्टिकल के तहत नए राज्यों की स्थापना करता है। तो वह किस आर्टिकल के तहत करता है भाई, आर्टिकल 2 के तहत करता है। ठीक, और यह अधिकार किसके पास है, तो यह भारत की संसद के पास है कि यह क्या कर सकता है, नए राज्यों के क्या करता है, स्थापना कर सकता है या प्रवेश कर सकता है। ठीक, और जैसे किसी दूसरे भूभाग को भी सम्मिलित करता है तो यह किस आर्टिकल के तहत करेगा, अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 3 हमारा क्या करता है, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन। जैसे हमारे राज्य के अंदर, भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन सभी का क्या करेगा, नाम बदल देगा। ठीक, नाम परिवर्तित कर सकता है और क्या कर सकता है, सीमा निर्धारित कर सकता है। ठीक, या तो फिर किसी एक बड़े राज्य को क्या कर सकता है, 2 भाग में या 3 भाग या 4 पार्ट में क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। ठीक, और नए राज्यों का गठन भी कर सकता है, नाम बदल कर सकता है, सीमा क्षेत्र क्या कर सकता है, बढ़ा घटा भी सकता है। तो किसके तहत करता है, अनुच्छेद 3 के तहत करता है। ठीक, तो राज्यों का गठन और सीमाओं का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक, तो दो दो अनुच्छेद 2 में मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 2 में बताया कि किसी नए राज्य को क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, किसी दूसरे के भूभाग को क्या कर सकता है, अधिग्रहण करके उन्हें अपने भारत में शामिल कर सकता है। और तीसरे में क्या किया गया है कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन सभी का नाम परिवर्तित कर सकता है, सीमा परिवर्तित कर सकता है, यानी क्षेत्र उनका घटा बढ़ा सकता है। ठीक, तो यह किस अनुच्छेद के तहत करेगा, 3 के तहत करेगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा अनुच्छेद है यानी आर्टिकल नंबर 4 है, यह कानून और संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है, अब हम बताते हैं। जैसे आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 4 यह कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी परिवर्तन किए गए हैं, आर्टिकल 2 में और 3 में जितने भी परिवर्तन किए गए हैं उन सभी का जो भी परिवर्तन है वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, कि जो अनुच्छेद अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी संशोधन किए जाएंगे, परिवर्तन किए जाएंगे, वो सभी अनु 2 और 3 में जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे वो सभी जो संविधान संशोधन 368 होता है इसके तहत नहीं माने जाएंगे। ठीक, जितने भी 2 और 3 में
संशोधन किए जाएंगे। ठीक, वो जो भी संशोधन होंगे किस बहुमत के आधार पर होंगे? साधारण बहुमत से होंगे। ठीक, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से होंगे। यही कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है। अब आगे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि पृष्ठभूमि उनका देखते हैं। ठीक, देखिए आज़ादी के समय भारत में राज्य भाषाई आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से बने थे। ठीक, आज़ादी के समय भारत में राज्य भाषाई आधार पर, ठीक, ऐतिहासिक व प्रशासनिक आधार पर, ठीक, अब देखते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था तो भारत में राज्य क्या थे? 4 भाग में, यानी ए बी सी डी 4 श्रेणी में विभाजित थे। जैसे जैसे समय बीता गया भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। खासकर आंध्र प्रदेश इसमें आगे आया। तो समय बीतता गया और भाषाई आधार पर क्या हुआ? मांग बढ़ने लगी। चलिए और आगे देखते हैं। भाषाई आधार की मांग, सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी लोगों ने किया। पोट्टी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश के लिए अनशन किया और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई थी भाई? 1952 में। ठीक, इसके बाद 56 दिन की मृत्यु के बाद 1952 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार किया। ठीक, ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। श्री रामुलु कौन थे? आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन करने वाले की जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, श्री रामुलु जी थे। और इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की। अब देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन आयोग गठन कब हुआ? 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अन्य सदस्यों में के एम पडिक्कर बोलते हैं इन्हें, और एच एन कुंजरू दूसरे सदस्य थे। इनका उद्देश्य था राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए उचित आधार सुझाव दें। ठीक, इनका जो उद्देश्य था राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए उचित आधार सुझाव दें। ठीक, गठन कब हुआ? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अब देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक, आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। 1956 पारित किया। यह कब लागू हुआ था भाई? 1 नवंबर 1956 से। 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। अब मुख्य परिवर्तन क्या हुआ कि जो जितने भी 4 श्रेणी थे राज्यों के ए बी सी डी, इन्हें समाप्त कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। ठीक, और राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ठीक, ए बी सी डी जितने भी 4 भाग थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए उस समय जब बना
तो भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। ठीक, जब ABCD इन 4 विभागों को जब समाप्त कर दिया गया, उसके बाद 2 भाग बने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक, वर्तमान स्थिति यानी 2025 तक। अब देखते हैं वर्तमान स्थिति यानी 2025 तक भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक,